हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और दोनों का फेलियर। ठीक है, उसके बाद किसका मॉडल आना है? बोहर का मॉडल। लेकिन बोहर के मॉडल से पहले थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई थी। क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी जिसकी वजह से बोहर को हेल्प मिली अपना मॉडल बनाने को? पहली डेवलपमेंट थी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और दूसरी थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये दोनों चीज़ें जब हुई उसके बाद बोहर को हेल्प मिली अपना मॉडल बनाने में। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ड्यूअल मतलब दो नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? जैसे सन की लाइट आ रही है हम तक, वो एक किसकी फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, तीन टाइप होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन वो होती है जैसे हम पेन को हीट करें, कॉपी को हीट करें, तो हम कैसे हीट करेंगे? गैस पे रख के करेंगे। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट अगर पहुंच रही होगी तो उसको कोई मीडियम होगा। ठीक है, लेकिन जो सन से हमारे तक लाइट पहुंच रही है, ठीक है, उसका कोई भी अगर मीडियम नहीं भी होगा, मतलब एयर तो है बीच में, अगर एयर ना भी होती तो भी वो लाइट पहुंचती, मतलब उसको कोई भी मीडियम प्रोपेगेशन के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो रेडिएशन होती है जिसको कोई भी मीडियम प्रोपेगेशन के लिए नहीं चाहिए होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? रेडिएशन जब भी प्रोपेगेट करती है, ठीक है, हम जो रेडिएशन है उसको, लाइट की रेडिएशन को अगर हम वेव फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो अगर वेव फॉर्म में रेडिएशन है तो उसके साथ हमेशा क्या एसोसिएटेड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक्स, वाई और जेड एक्सिस जो होती हैं तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं एक दूसरे के। एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के, और एक्स जेड के परपेंडिकुलर, ये मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होती हैं। तो अगर वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन को होगा? या वाई एक्सिस की तरफ होगा या जेड एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट कर रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ वाई एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट कर रही होगी और एक चीज़ जेड एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट कर रही होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसके साथ क्या जो रेडिएशन होती है उसके साथ क्या एसोसिएटेड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और कहाँ को एसोसिएटेड हो रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, हमने सबसे पहले ड्यूअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सबसे पहले हमने क्या सोचते थे? जो रेडिएशन है ना, जो सन से लाइट आ रही है सपोज, वो किस फॉर्म में है? वेव की फॉर्म में है, ऐसी फॉर्म में है। ठीक है, और वेव की फॉर्म में होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टडी की। अगर वेव की फॉर्म में है तो क्या क्या होता होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती होगी। ठीक है, लेकिन हमने बाद में कुछ एक चीज़ों को तो वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन कुछ एक फिनोमिना ऐसे थे जिनको वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो जैसे कुछ एक फिनोमिना जैसे डिफ्रैक्शन होती है, इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, इन सबको तो ये जो फिनोमिना थे इन सब से लग रहा था हमें कि जो लाइट की नेचर होती है वो किस फॉर्म में होती है? वेव की फॉर्म में। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आई जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, अभी सुनो सिर्फ बाद में पढ़ेंगे। ये सब कुछ अगर लाइट की वेव फॉर्म होती तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो इसका मतलब लाइट की सिर्फ वेव नेचर नहीं होती। हाँ, कुछ एक फिनोमिना वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक फिनोमिना वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं होते। इसके लिए फिर हमें सोचना पड़ा कि शायद लाइट की कोई और नेचर भी होती हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या सोचते थे कि लाइट की कैसी नेचर होती है? वेव की फॉर्म में होती है। जैसे तुम पूल में पत्थर फेंकते हो, ठीक है, पानी में पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है? साइड पे ऐसे सर्कुलर सी आती है ना, कुछ लेयर्स टाइप। ठीक है, उनको हम क्या मानते हैं? वेव्स की फॉर्म में मानते हैं। तो जब वेव फॉर्म ऑफ लाइट हमने सोचा कि लाइट किस फॉर्म में होती है, रेडिएशन किस फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में होती है, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, जैसे क्रस्ट क्या होती है? ट्रफ, जो यहाँ से लेके 0 से लेके ऊपर तक का जो वेव का डिस्टेंस है इसको बोला क्रस्ट, मतलब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वेव का उसको क्या बोला हमने? ट्रफ। दो क्रेस्ट के बीच में डिफरेंस या फिर दो ये ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हमने बोला वेवलेंथ। वेव की क्या है? ये वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद वेवलेंथ को मेज़र करते हैं नैनोमीटर में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में। जैसे 1 kg अगर देखो, जैसे हम मास को किस में मेज़र कर लेते हैं? ग्राम में कर लेते हैं, केजी में भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन यूनिट होता है मेज़र करने के लिए वो क्या होता है? केजी। तो अगर हमने ग्राम को केजी में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 10⁻³ kg, मतलब 1 ग्राम = 10⁻³ kg होता है ना। 1/1000 kg 1/1000 kg होता है, मतलब 1/10⁻³ kg।
तो मतलब 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएंगे 10⁻³ kg। वैसे ही अगर हम जो बेसिक यूनिट है, मेन यूनिट है वो मीटर है, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट जो उसका होता है डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस। वेवलेंथ है कि डिस्टेंस है ना, दो के बीच में, डिस्टेंस किसको में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। लेकिन अगर हमें नैनोमीटर में दिया है, ठीक है, नैनोमीटर में दिया है, जैसे सेंटीमीटर में भी देते हैं, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में, तो इसको अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 × 10⁻⁹ मीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया, एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक पॉइंट से कितनी वेव्स एक सेकंड में पास कर रही है। जैसे ये पॉइंट, वेव्स चली हुई हैं कंटिन्यूसली, है ना, ये नहीं ऐसे रुकी हुई है, पीछे से वेव आगे 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 जा रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। और एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। खुद सोचो, अगर वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, वेवलेंथ कम होगी मतलब क्रेस्ट और ट्रफ में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो एक पॉइंट से ज़्यादा वेव्स पास कर जाएंगी एक सेकंड में, ठीक है। अगर इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एक पॉइंट से कम वेव्स पास करेंगी एक सेकंड में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा कब होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा वेव्स से पास करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब होगी, जब इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी को न्यू साइन से लिखते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, जो ये होता है, ठीक है। न्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ बोलते हैं इसको, लैम्डा। और नॉर्मली इसको बोल देते हैं न्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये थोड़ी सी वेव नेचर ऑफ लाइट की प्रॉपर्टीज थी। और न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट यूज़ किया, और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब हमेशा ही जो ये वेव ट्रैवल करती है किस स्पीड से ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 10⁻³ × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू C/λ। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ, सीधा याद रख लें तुमने। और इसके यूनिट वेवलेंथ के अपोजिट होंगे, मतलब इन्वर्स होंगे। अगर वेवलेंथ के यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर है तो उसके होंगे मीटर इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ, ठीक है, हमने मान लिया कि वेव नेचर ऑफ लाइट है। उसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी जो वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BB रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद और क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मैं बताती हूँ क्या होता है। लेकिन इनको वेव नेचर ऑफ, अगर लाइट की वेव नेचर होती तो ये वाले फिनोमिना वेव नेचर ऑफ लाइट की हेल्प से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये बाद में बताती हूँ कि क्या होते हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये दोनों फिनोमेना किसकी हेल्प से एक्सप्लेन हुए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से, ठीक है। अब एक प्लैंक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि नेचर ऑफ लाइट जो होती है वो वेव की तरह नहीं होती, क्योंकि अगर वेव की तरह होती तो ये सारे के सारे फिनोमिना जो भी लाइट के होते हैं उसको वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया जा सकता था, उसकी एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट दी जा सकती थी। लेकिन कुछ एक चीज़ों को वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसका मतलब लाइट का कुछ और नेचर भी होता है। तो अब क्या माना गया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अभी तुमने कई बार वैसे ये भी देखा होगा कि जैसे हम सुबह विंडो ओपन करें और सन की रेज पड़ रही हो, तो सन की रेज हमें क्या दिखता है कि अंदर डस्ट पार्टिकल, मतलब जो सन की रेज के साथ हमें क्या थोड़े थोड़े पार्टिकल्स भी नज़र आते हैं ना, ठीक है। तो वेव जैसी एक लाइट जैसी भी नज़र आती है, वेव जैसी, और पार्टिकल भी बीच में नज़र आते हैं, ठीक है। तो अब हमने लाइट को क्या बोल दिया कि, क्योंकि हम वेव ये नहीं बोल सकते कि पार्टिकल ही है, क्योंकि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एक फिनोमेना ऐसे हैं जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, जिनको सिर्फ कौन एक्सप्लेन कर सकता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वेव नेचर ऑफ लाइट होती ही नहीं है। लाइट की एक्चुअली डुअल नेचर होती है, वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है। कुछ एक चीज़ें हम पार्टिकल नेचर ऑफ वेव के, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ एक चीज़ें हम वेव नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को की थ्योरी किसने दी, प्लैंक्स ने। प्लैंक ने एक थ्योरी दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की। उसने बोला कि अपनी थ्योरी में कहता कि पहले एक फिनोमेना समझो कि क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, वो समझो। देखो, लाइट पड़ी, ठीक है, लाइट सपोज एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो एब्जॉर्ब होगी और बाहर कुछ नहीं निकला, तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक
ठीक है। फिर क्या हुआ, या तो लाइट पड़ी यहाँ पे और ये वापस आ गई, अंदर गई नहीं मटेरियल के अंदर, तो ये वाला फिनोमिना क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, लाइट गई अंदर एब्जॉर्ब हुई और बाहर निकल गई, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रांसमिशन, ठीक है। लाइट क्या करेगा, या एब्जॉर्प्शन होएगी लाइट की, या रिफ्लेक्शन होएगी, या क्या होएगी, ट्रांसमिशन होएगी लाइट की। तो जो प्लैंक है वो कहते हैं कि जो रेडिएशन वाली लाइट है, ठीक है, रेडिएशन वाली लाइट है, रेडिएंट एनर्जी कहते वो एनर्जी की फॉर्म में होती है, और वो ऐसे नहीं वेव की फॉर्म में नहीं, कंटिन्यूस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होती, वो एक थोड़ी थोड़ी करके एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अगर वेव नेचर होती है तो पूरी की पूरी वेव क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, वेव ऑफ लाइट होती है। लेकिन कहते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी करके एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स, थोड़ी सी, पहले एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होएगा, फिर दूसरा पैकेट ऑफ एनर्जी होएगा, फिर तीसरा पैकेट ऑफ एनर्जी होएगा एब्जॉर्ब। बॉडी क्या करेगी, एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, दूसरे पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर बॉडी एब्जॉर्प्शन कर रही है तो, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन कर रही है तो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा। अगर ट्रांसमिशन क्या है, एब्जॉर्ब करके बाहर निकालना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है, सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेना, और रिफ्लेक्शन क्या है, जिससे बॉडी सरफेस पे टच कर रही है वैसे ही वापस आ रही है। तो कहता है कि ये वेव फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। और एक छोटे से पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, क्वांटा। एक छोटे से पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है कि रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएशन है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट क्या एनर्जी है ना एक फॉर्म की, ठीक है, इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। कहते हैं एब्जॉर्ब हो चाहे एमिट मतलब ट्रांसमिशन हो, तो किस फॉर्म में होता है, स्मॉल पैकेट की फॉर्म में होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। और एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोल देते हैं हम, क्वांटा। ये किसके केस में, हर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में। कहते हैं अगर लाइट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी हो, लाइट हो, तो हम क्या बोल देते हैं उस क्वांटा को, फोटोन। एक क्वांटा को हम क्या बोल देते हैं, फोटोन, ठीक है। तो फोटोन, एक एक फोटोन करके क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है बॉडी, वेव की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि एक एक, मतलब वेव में क्या होता है, वेव में ही समझ लो एक एक क्या होता है, पार्टिकल होता है, और पार्टिकल को क्या करती है बॉडी, क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो अब प्लैंक ने क्या बता दी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि जो एनर्जी होती है ना हर एक क्वांटम की, एक पैकेट ऑफ एनर्जी की एनर्जी जो होती है एक पैकेट की, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एक क्वांटम की एनर्जी क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी से, कहते हैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ये बात याद रखना, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। कईयों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, कईयों की फ्रीक्वेंसी कम होती है। पता है ना तुम्हें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। ज़्यादा कब होगी फ्रीक्वेंसी, जब वेव्स ऐसे ऐसे क्लोज प्रोपेगेट करेंगे। कम कब होगी फ्रीक्वेंसी, जब वेव्स क्या होंगी, दूर होंगी, तो फ्रीक्वेंसी कम। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, कहते हैं जो हर एक क्वांटा है ना, हर एक पार्टिकल है ये लाइट का, उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, ई, ठीक है। तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, क्या होता था पीछे हमने पढ़ा, सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू को क्या लिख दिया, सी अपॉन लैम्डा। और अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हैं। तो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ किया उसको बोल देते हैं एच, और इसका नाम सिंस हमने किस में यूज़ किया, इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, तो इसको क्या बोल देते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमेशा याद रखनी है 6.626 × 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड, ठीक है। और कहते हैं कि टोटल एनर्जी कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, एमिट करेगी, वो किस, जैसे देखो अगर कोई बॉडी एक ही सिर्फ पैकेट को एब्जॉर्ब कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, वन देखो ई क्या है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और ई इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या यूज़ कर रहे हैं हम, एच, ठीक है, ई इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो अगर कोई बॉडी एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, ई इज़ इक्वल टू 1 एच न्यू,
ठीक है। अगर 2 को एब्जॉर्ब कर रही है तो हम क्या बोल देंगे, E इज इक्वल टू 2H न्यू। अगर 3 को एब्जॉर्ब कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू 3H न्यू। तो हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू NH न्यू। N क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, 1 2 3 सो ऑन टू, ठीक है। तो देखा तो पहले क्या था, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव नेचर को एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ दी थोड़ी सी, ठीक है, उसके वेव लेंथ ये वो बताए। उसके बाद वेव नेचर ऑफ लाइट से कुछ एक फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके लिए कौन सी नेचर एक्सप्लेन करनी पड़ी, लाइट की पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए किसने थ्योरी की, दी प्लैंक्स ने। और प्लैंक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो किस फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। और हर एक पैकेट को क्या बोलते हैं हम, क्वांटा। और लाइट, अगर वो पैकेट लाइट का हो तो हम उस क्वांटा को क्या बोलते हैं, फोटोन। और जो एनर्जी होती है हर एक फोटोन की, हर एक क्वांटा की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी जो फोटोन की है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आया, उसके बाद E इज इक्वल टू NH न्यू। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हैं वो भी करने हैं तुमने। बाकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं।